सुनो कहानी की इस सीरीज में आज प्रस्तुत है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कहानी दूसरा एहसास। उस लड़की का नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन हम सब उसे दुर्गा कहकर पुकारते थे। मैंने भी मान लिया था कि उसका नाम दुर्गा होना चाहिए। झिझकते झिझकते एक दिन मैंने कहा था, देखो भाई, तुम तो दुर्गा हो, हर एक से लड़ जाती हो, मगर मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, लड़ाई वड़ाई से मुझे डर लगता है। दुर्गा हंसने लगी थी, बोली, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मुझे बुला लेना, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा झेंप गया, फिर हंसने लगा। मैंने कहा, मगर देखने वाले तो यही सोचते होंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जोर से ठहाका लगाकर उसने कहा, उल्टी बात, लोग तो सोचते होंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं पानी पानी हो गया। उस समय हम लोग एक पुराने कस्बे के छोटे से कॉलेज में पढ़ते थे। कस्बा अजीब था, कस्बे के लोग अजीब थे। कस्बे के चारों तरफ जंगल फैला हुआ था, बीच में छोटी लाइन का स्टेशन था। जंगल में यहाँ वहाँ आदिवासियों के गांव बिखरे हुए थे। कई जगहों पर छोटे छोटे चर्च बन गए थे। कुछ आदिवासी कई पीढ़ी पहले ईसाई हो गए थे। इनके बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमारे शहर आना पड़ता था। इनके अंग्रेजी नामों के बाद अक्सर सिंह जुड़ा होता था। ज़्यादातर लोगों का रंग काला या सांवला होता था, फिर भी एक सलोनापन होता था जो अपनी तरफ खींचता था। मगर दुर्गा को देखकर लगता था कि नहीं, कोई खास बात नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा दबंग लगती थी। लगता था कि दुर्गा थोड़ी कमज़ोर और नाजुक होती तो ज़रूर सुंदर लगती, तब मैं ज़रूर उसकी तरफ खिंच जाता। लेकिन फिर भी हम लोग रोज़ मिलते थे। वह कॉलेज आती थी, मैं भी आता था। यह कॉलेज भी अजीब था। कुछ ठेकेदार और नेता लोग इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। ये लोग अक्सर चुनाव वगैरह में हिस्सा लेते थे, किसी पार्टी के साथ हो जाते थे और किसी के दुश्मन बन जाते थे। ये सभी लोग सफ़ेद टोपियां पहनते थे और इनके कपड़े भी बिल्कुल सफ़ेद होते थे। पता नहीं क्यों इनको देखकर लगता था कि ये सब लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। लड़के लोग अक्सर इनका मजाक उड़ाया करते थे। कभी कभी दुर्गा हमारे साथ शामिल हो जाती थी, लेकिन हमेशा लगता था कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी। लड़कियों में वही थी जो लड़कों से बात करती थी। लड़कियां काफ़ी थीं कॉलेज में, मगर लड़कों से बात नहीं करती थीं। कुछ व्यापारी और कुछ नौकरी पेशा लोग थे जो अपनी लड़कियों को कॉलेज भेजते थे। कुछ ईसाई लड़कियां थीं जो बाहर कहीं से शहर में आई थीं और किसी ईसाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थीं। गुट बनाकर आती थीं और गुट बनाकर चली जाती थीं। क्लास के दौरान लड़के इन लड़कियों का ताकत करते थे और क्लास के बाद उनके बारे में अटकलें लगाया करते थे। लेकिन मैं लड़कियों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, इसलिए कि मैं अपने आप को एक अच्छा लड़का समझता था। कुछ और लोग भी मुझे ऐसा ही समझते थे। बड़ी एकाग्रता से मैं लेक्चर सुनता था और नोट्स लिखता जाता था। मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे और इन अच्छे नंबरों पर मुझे बड़ा गर्व था। यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी मैं अच्छे नंबर जरूर लाऊंगा, मुझे पक्का भरोसा था। मगर कुछ ऐसे भी लड़के थे जो मेरा ही नहीं, इस सारी पढ़ाई का मजाक उड़ाते रहते थे। ओझा से मुझे बहुत नफरत थी। अपने आप को बड़ा नेता समझता था। कहता था, एजुकेशन बकवास है, इसको चलाने वाले सड़े हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। हर चीज़ की बुराई करता था। मन होता था कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। परीक्षाएं नज़दीक आने लगीं तो एक दिन अचानक मुझे रोक कर दुर्गा ने कहा, यह मैगन कार्टा क्या चीज़ है भाई शर्मा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुश हो गया। दुर्गा का यह सवाल काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से एक इच्छा मन में थी, कहीं कोई ऐसी बात हो जिसमें दुर्गा को मुझे अपना बड़प्पन दिखाने का मौका मिले। आखिर मैगन कार्टर मेरे काम आ गया। बहुत विस्तार में जाकर मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैगन कार्टर क्या है और इंग्लैंड जैसे देश के इतिहास में उसका क्या महत्व है। लेकिन जब दुर्गा की तरफ देखा तो लगा कि मेरे बड़प्पन का असर कहीं नहीं हुआ। बोर हो रही थी, अजीब तरह का मुंह बना रही थी और गर्दन को बार बार झटका देकर अपने बालों को पीछे फेंक रही थी। मैं अनायास चुप हो गया था। इस समय हम दोनों नए शहर की तरफ जाने वाले खाली रास्ते पर चल रहे थे। अपने हाथों को उठाकर वह रूखे बालों को पीछे जमाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि मैं चुप हो गया। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसके हाथों को देखकर लगा कि बहुत मजबूत हाथ हैं। लड़कियों के हाथ अक्सर ऐसे नहीं होते। साइकिल के हैंडल पर रखे अपने दोनों हाथों को देखकर ऐसा लगा कि ये बहुत नाजुक और कमज़ोर हैं। जैसे झेंप कर मैं बोल उठा, तो यही सब पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ लेना चाहिए। बिना मेरी तरफ देखे दुर्गा बोली, देखो भाई शर्मा, पढ़ने वढ़ने का टाइम तो अपने पास है नहीं। कुछ ऐसा बताओ कि कम से कम टाइम में थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ में आ जाए और पास होने लायक नंबर भी मिल जाएं। मुझे लगा कि दुर्गा के बात करने का अंदाज भी लड़कियों जैसा नहीं है। बोलते समय भी उसके हाथ, उसकी कलाइयाँ, उसका शरीर, सब कुछ एक सीधी लाइन में रहता है, कहीं कोई लोच नहीं, बल नहीं। मैंने कहा, क्यों, टाइम क्यों नहीं है तुम्हारे पास?
निकालना चाहिए टाइम, पढ़ाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। लगा कि दुर्गा और भी ज़्यादा बोर हो गई। बोली, टाइम निकालना चाहिए यह भी मुझे मालूम है, मगर किसी तरह कॉलेज आ जाती हूँ यही बहुत है। इसके बाद दुर्गा के मजबूत हाथों का राज मुझे मालूम हो गया। कॉलेज आने से पहले और कॉलेज से लौटने के बाद उसे ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, बीमार माँ की देखभाल करनी पड़ती है, फिर बच्चों को पढ़ाने कहीं दूर जाना पड़ता है। मैं सोच में पड़ गया। बोला, ऐसी हालत में तो यही हो सकता है कि तुम मेरे नोट्स पढ़ लो। अब हम PWD क्वार्टर्स के पास आ गए। यहाँ से हमें अलग होना था। मुझे मालूम था कि दूसरी तरफ के मैदान के बीच से रेंगती हुई जो पगडंडी गुजरती है, दुर्गा उस पर चलती हुई कंटीले झुरमुटों के बीच खो जाएगी और मैं मेन रोड पर साइकिल चलाता हुआ आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ और भी लगा। मैं बताना चाहता था कि मैं बहुत ऊपर हूँ, दुर्गा बहुत नीचे, क्योंकि मैं हर क्लास में हाजिर रहता था और बहुत अच्छे नंबर लाता था। ऐसा लगा कि आज भी मैं दुर्गा को यह बता नहीं पाया, या शायद खुद भी महसूस नहीं कर पाया। आगे चलकर रोज ही ऐसा होने लगा। नए शहर की तरफ जाने वाले रास्ते के उस मोड़ तक हम अक्सर साथ आते थे। रोज़ मैं यह बताने की कोशिश करता था कि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ, दुर्गा कहीं बहुत नीचे है। अपनी ऊंचाई से आवाज़ देकर मैं दुर्गा को बहुत कुछ समझा रहा था। परेशान उकताई आंखों से वह मेरी तरफ देख रही थी और किसी अनबूझ पहेली को बूझने की कोशिश कर रही थी। मैं कहता था, बस ग्रेजुएशन की देर है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा और किसी बड़े फर्म में हाई एग्जीक्यूटिव हो जाऊंगा या फॉरेन चला जाऊंगा। मैंने तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। लेकिन अचानक मुझे दुर्गा का ख्याल हुआ था। वह खामोश है और अब भी ज़मीन की तरफ देख रही है। मेरे फ्यूचर की इस लंबी चौड़ी बात ने उस पर सही असर नहीं डाला है। मैं ऊंचाई से ज़मीन पर आ जाता हूँ, कुछ खामोश रहकर पूछता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है दुर्गा? तब वह ज़मीन से आसमान की तरफ देखने लगती है। कहीं दूर से आती हुई उसकी आवाज़ सुनाई देती, अपना क्या प्रोग्राम होना है शर्मा? ज़रा ठीक से कोई नौकरी मिल जाए तो अंकल का घर छोड़ दें, अलग रहें और ठीक से माँ का इलाज कराएं बस। मुझे दुर्गा पर तरस आता था, मुझे पूरे शहर पर तरस आता था। दुर्गा ही क्या, सारे शहर के लोग मुझे बहुत छोटे लगते थे, क्योंकि ये सब बहुत छोटे और मामूली इरादों वाले लोग थे। कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए, कोई छोटा सा धंधा हो जाए, शादी ब्याह करें, बच्चा पैदा करें, मर जाएं। शहर से बाहर भी कोई दुनिया है जो बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसमें, शानदार मकान और गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बड़े बड़े होटल हैं। इसका इन लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन यही शायद वह दुनिया है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन मैं अब भी छोटे छोटे रास्तों पर चल रहा था और कभी कभी दुर्गा भी मेरे साथ होती थी। उन दिनों परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे थे, फीस बढ़ा दी गई थी और विद्यार्थियों की यूनियनें इसके विरोध में आवाज़ उठा रही थीं। हमारे कॉलेज के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही चीख चिल्ला रहे थे। इसका कारण शायद यह था कि संस्था के ट्रस्टी और एक ठेकेदार ने कुछ लाख रुपयों का घपला कर डाला था। इसकी कहानी ट्रेडल पर छपने वाले कस्बे के एक अखबार में सुर्खियां देकर छपी थी। कुछ और अफवाहें भी गर्म थी। एक नेता शराब पीकर लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया था। कुछ प्रोफेसरों के बारे में खुलेआम कहा जा रहा था कि रुपए लेकर पेपर आउट करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं और हाल में नकल करने की सहूलियत भी दे देते हैं। लड़के अजीब अजीब बातें करते थे। इन लोगों की बातें मान ली जाएं तो हर जगह और हर कुर्सी पर सड़े हुए लोग बैठे हैं। यह मानकर चलना होगा। यह सच भी हो सकता है, लेकिन जो है वह सही है। हमें इसी सच के बीच अपनी जगह बनानी है। इसीलिए मैं इन तमाम बातों की कोई परवाह नहीं करता था। सब कुछ भुलाकर जोरों से पढ़ाई करने में लग जाता था। एक दिन यूं ही दुर्गा ने कहा, शर्मा भाई, ऐसा लगता है कि इस साल मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मैं कुछ हैरान हो गया। मेरे पूछने पर भी बड़ी देर तक दुर्गा कुछ नहीं बोली। फिर उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हाथ काफ़ी तंग है, उसे अभी से कहीं कोई काम करना होगा। किसी भी तरह तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, यही चीज़ आगे तुम्हारे काम आएगी। मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमेशा की तरह बोर होकर उसने कहा, क्या काम आएगी? मेरी तो समझ में नहीं आता। किताबों में कुछ लिखा है, ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। भाई मेरा तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। क्या होगा ये बड़े बड़े नाम पढ़कर? ऐसी बात उसने पहले भी एक बार कही थी। तब मुझे लगा था कि अचानक ही ऊंचाई से उठाकर उसने मुझे कहीं बहुत नीचे फेंक दिया है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ तिलमिलाकर मैंने कहा, अगर सब लोग तुम्हारे दिमाग से चलना शुरू कर दें तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ताला लगा देना पड़ेगा, किताबों कापियों को कचरे में फेंक देना चाहिए। वह मुझे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, फिर भी बोली, मुझे तो यह सब ढोंग लगता है भाई। सबको अपनी अपनी पड़ी है, डिग्री लो, कैरियर बनाओ, पैसे कमाओ। यह सारा पढ़ना लिखना सिर्फ इसलिए है कि हम अपने ही बारे में सोचें और अपना कैरियर बनाएं। ऐसे पढ़े लोगों से तो बेपढ़ लोग भले हैं। इसके बाद दुर्गा से मिलना मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगता था।
लगता था कि मेरे सारे बड़प्पन को यह लड़की तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देना चाहती है, घमंडी है या बिल्कुल मूर्ख है। जिन तमाम चीज़ों को लेकर मैं एक लड़ाई लड़ रहा था, लड़ाई में कामयाब हो रहा था, एक बहुत अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहा था, दुर्गा उन्हीं चीज़ों को बेकार और बेमतलब बताने की कोशिश कर रही थी। मेरी हर बात उसे बोर करती थी और वह उबासियां लेने लगती थी। असली बात तो यह है कि इन चीज़ों को पाने का वह सपना भी नहीं देख सकती थी। इन्हें गालियां देना इसलिए भी जरूरी था। इस समय यह सोचकर मुझे बहुत राहत मिलती थी कि मेरे और दुर्गा के बीच सचमुच एक फासला है और मैं वहाँ हूँ जहाँ पहुँचने की बात दुर्गा कभी सोच भी नहीं सकती थी। तब मुझे अपने परिवार और पिता का ख्याल आता था। पापा ने मेरी हर चीज़ ऊंचे लोगों के बीच रखी थी। इन्हीं लोगों के बीच मेरा उठना बैठना होता था। पापा तो चाहते थे कि मैं लायंस क्लब या रोटरी क्लब का मेंबर बन जाऊं। वहां जाने से अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, बहुत से काम अपने आप हो जाते हैं। असल में वे मुझे विदेश भेजना चाहते थे। मैं भी यही चाहता था, इसलिए उनके बताए रास्ते पर पूरी लगन के साथ चल रहा था। तब भी दुर्गा की तरफ मेरा ध्यान बार बार चला जाता था। इधर उसने कॉलेज में आना भी बंद कर दिया था। सर्दियों का आखिरी महीना चल रहा था, यानी परीक्षा और पास आ गई थी। कई बार कई लोगों के सामने मैंने दुर्गा का जिक्र किया, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या। दुर्गा ने अचानक कॉलेज आना बंद क्यों कर दिया? अपने ऊपर भी ताज्जुब होता था। दुर्गा को लेकर आखिर मैं इतना परेशान क्यों था? इसी बीच अचानक वह मुझे मिल गई, पसीने से लथपथ, चप्पलें फटकारती, कहीं दूर से पैदल चली आ रही थी। रास्ते के मोड़ पर आमने सामने हो गए। मैं हैरान हो गया। उसका यह हुलिया, जैसे झटका खाकर मैंने कहा, क्या हाल है? यह क्या हुलिया बना लिया है? बाल बाल क्यों कटा डाले तुमने? मुझे लगा कि मुझसे मिलकर वह काफ़ी खुश हुई। बोली, क्या बताएं भाई शर्मा, अपने तो हाल बुरे हैं। एक नौकरी कर ली है, सुबह सुबह ही भागना पड़ता है। बालों की ऐसी गत हो गई थी कि पूछो मत। लिखें पड़ गईं, जुएं हो गईं। एक दिन उठाई कैंची और काट डाले। तुम अपनी सुनाओ, क्या हाल है? मैं जैसे सकते में आ गया। क्या हो गया इस लड़की को? किसी चीज़ का ख्याल नहीं, न कंघी, न चोटी, न पाउडर, माथे पर बिंदी तक नहीं। इस उम्र में ये हाल? रुक कर मैंने कहा, और पढ़ाई का क्या हुआ? बोली, भाई पढ़ तो रही हूँ थोड़ा थोड़ा, पर परीक्षा दूंगी कि नहीं मालूम नहीं। तुम अपनी सुनाओ, बहुत पढ़ रहे हो आजकल। अपने बारे में बोलना इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या कहूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन इतनी धूप में तुम कहाँ जा रही हो? बोली, बस भाग रही हूँ घर, पहले ही देर हो गई है। न जाने कब मैंने दुर्गा के साथ चलना शुरू कर दिया था। शहर के दूसरे सिरे पर कोई प्राइमरी स्कूल है। दुर्गा ने वहाँ पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया है। चाचा का घर उसने छोड़ दिया है। माँ को लेकर अलग रहने लगी है। मगर चाचा का कोई दोष नहीं, समय बहुत खराब है। अपने लोगों को संभालना ही भारी होता है। दूसरों के लिए कौन कितना कर सकता है। पहले एक बस पकड़ती है, फिर दूसरी। इस शहर की बसें बहुत परेशान करती हैं, घंटों गायब रहती हैं। जब आती हैं तो ठसाठस भरी होती हैं। मैंने कहा, तुम्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली? मैंने देखा कि उसका चेहरा तमतमा गया। बोली, लड़कियों को नौकरी देने के लिए तो बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, मगर लड़की का तो शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम अपनी सुनाओ, क्या प्रोग्राम बना रहे हो आजकल? दुर्गा को अपना प्रोग्राम बताऊं? बीए करने के बाद पापा मुझे दिल्ली भेज देंगे या फिर बम्बई। वहाँ से मैं फिर यूनाइटेड स्टेट्स चला जाऊँगा और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। ये सारी बातें दुर्गा को बताऊं? मैंने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। जैसे जैसे तबीयत बिगड़ती जाती थी, माँ और बेटी का झगड़ा बढ़ता जाता था। माँ चाहती थी कि बेटी शादी कर ले, बेटी तैयार नहीं होती थी। काफ़ी देर मैं चुप रहा, फिर बोला, तो कर क्यों नहीं लेती शादी? मेरा ख्याल है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम लोग अब फिर एक मोड़ पर आ गए थे। सामने दूर से बस आ रही थी। हड़बड़ाकर दुर्गा ने कहा, मैं भागूं? मेरी बस आ रही है। अचानक मैंने कहा, मैं भी चलूं? वह ठिठक गई, फिर बोली, कहाँ? मैंने कहा, तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ को देखने। पल भर हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, फिर हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। बस बहुत मुश्किल से मिली। हम दोनों ही हाँफने लगे थे। बस स्टॉप पर बहुत लोग थे, अंदर भी लोग ठसाठस भरे हुए थे। हम दोनों अंदर पहुंच गए। बहुत भीड़ थी और हम दोनों ही अपने अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत आगे निकल गया था, वह पीछे रह गई थी। लोगों के सिरों के ऊपर से हम दोनों एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ उतरना है। वह दूर से इशारा कर रही थी, उसे मालूम था कि कहाँ जाना है। टिकट वही लेगी। काफ़ी देर तक धक्के खाते हुए हम दोनों एक दूसरे के पास पहुँच गए। उसकी आंखों में एक अजीब मुस्कुराहट थी। बस और भीड़ के शोर में उसने कुछ कहा। शायद कह रही थी कि मैंने बेकार तकलीफ उठाई, लेकिन मैं भी मुस्कुरा रहा था। भीड़ और पसीने और शोर के साथ काफ़ी देर तक यह सफ़र चलता रहा। पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ पहुँच गए। तब एक जगह उसने इशारा किया और हम लोग नीचे उतर गए। मैंने पहली बार चारों तरफ देखा और हैरान रह गया। हम लोग अपने शहर के बाहर कहीं पहुँच गए थे।
चारों तरफ झोपड़े थे, चारों तरफ गंदगी का माहौल था। कुछ औरतें, बच्चे, मर्द बांस की खपचियों से टोकरियां बना रहे थे। आगे लोहार की धोकनी में लोहा गर्म हो रहा था। आगे और बदबू थी। चमारों ने मरे जानवरों की खालें उतार कर सूखने के लिए रस्सियों पर फैला दी थी। सूअरों के पिल्ले भाग रहे थे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो चप्पलें फटकारती, गर्दन को झटका देकर बालों को पीछे फेंकती आगे आगे चली जा रही थी। यह लड़की मुझे कहाँ ले आई है, कहाँ ले जा रही है? मैं भी क्यों इसके पीछे होकर यहाँ चला आया? यह एक गंदा नाला है जिसमें लोग नहा रहे हैं, लेकिन दुर्गा रुकती नहीं, चलती जाती है। एक पुराने खंडहर नुमा मकान के सामने आकर हम लोग रुक गए। एक हिस्सा ढह गया था, सामने के हिस्से में कोई रहता था। कुछ मुर्गियां यहाँ से वहाँ भाग रही थीं। पिछवाड़े बांसों की जाली के पीछे बिस्तर पर एक बीमार औरत पड़ी थी। दुर्गा ने कहा, ये मेरी माँ है। मैंने नमस्ते किया तो माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। चिड़चिड़ा कर दुर्गा से उसने कुछ कहा, फिर खांसने लगी। कोई शिकायत थी? इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ कहाँ फिरती रहती है? बहुत बदल गई है। मैं चुपचाप सुनता रहा। दुर्गा समझती रही, लेकिन बूढ़ी औरत का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं क्यों यहाँ आ गया? अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही उल्टे पाँव लौट जाना चाहिए? लेकिन दुर्गा ने मुझे अंदर बुलाकर एक पुरानी कुर्सी पर बिठा दिया। एक मेज़ लगाकर इस जगह को किचन बना लिया गया था। स्टोव जलाने लगी तो मैं चुपचाप चारों तरफ देखने लगा। अजीब सा माहौल था। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? दुर्गा ने मेरी तरफ नहीं देखा। बोली, माँ ने बात नहीं की, बुरा लग गया होगा तुम्हें। गुप्ता और ओझा के साथ भी ऐसा ही करती है। इस समय स्टोव की आवाज़ शुरू हो चुकी थी। दुर्गा फिर भी बोलती रही, माँ को ऐसा पसंद नहीं है। मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, सबके बीच उठती बैठती हूँ। कोई मुझसे मिलने आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें। एक ही रट लगा रखी है, शादी कर लूँ ताकि चैन से मर जाए। हिचकते हुए मैंने फिर कहा, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। दुर्गा का चेहरा सख्त हो गया। हाथों को तेज चलाते हुए उसने कहा, शादी कर लूँ तो माँ को कौन संभालेगा? किसकी मेहरबानी पर पलेगी? चाचा की या मेरे हस्बैंड की? इस समय मेरे सामने एक तस्वीर से उभरने लगी। माँ जल्दी में है, मरने से पहले बेटी की शादी कर जाए। बेटी शादी नहीं कर सकती। बीमार बूढ़ी माँ को संभाल रही है, घर का सारा काम काज कर रही है, पैसे कमाने के लिए बाहर की दौड़ धूप में लगी है, पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रही है। एक दुनिया है या एक जंगल है, चारों तरफ जानवर है। आदमी का खून इनकी जबान को लग चुका है। लड़की बिल्कुल अकेली है, जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। प्याली को टूटी मेज पर रख रही है, गर्दन को झटका देकर बालों को पीछे फेंकने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और भी तस्वीर है, मेरी अपनी, बहुत अच्छे खाते पीते घर बार का लड़का, बहुत पढ़ा लिखा, होशियार, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाला। हर तरफ तारीफ हो रही है, हर आदमी खुश है। औलाद हो तो ऐसी हो। कितनी मेहनत करता है, कैसी लगन है। ऊंची शिक्षा के लिए इसे देश से बाहर जरूर जाना चाहिए। यह चेहरा कहीं अकेला नहीं है, सब लोग हमेशा इसके साथ हैं। अपने आप से भागकर अचानक मैं बोल उठा, तुम्हें परीक्षा जरूर देनी चाहिए, अच्छे नंबर मिल सकते हैं तुमको। इस बात पर दुर्गा ने फिर बुरा मुंह बनाया। मुझे लगा कि एक बार फिर उसने मुझे नीचे फेंक देने की कोशिश की है। जैसे तिलमिलाकर मैं चाय की चुस्कियां लेने लगा। इस समय एक अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा, क्या इस लड़की की कोई कमजोरी नहीं है? एक अच्छा खासा भरपूर शरीर इसके पास है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ अकेलापन भी है। चाय पीते पीते मैंने कहा, तुम्हारे एक दो पेपर्स अगर मैं तैयार करवा दूँ तो? मतलब यह है कि एग्ज़ाम के बाद तुम्हें कोई अच्छी सर्विस मिल सकती है। लेकिन दुर्गा ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। बोली, असली बात टाइम की है। यह घर और बाहर सब कुछ करने के बाद मैं ऐसी थक जाती हूँ कि कुछ और मुझसे होता ही नहीं है। फिर भी अचानक दुर्गा रुक गई। पल भर वैसे ही बैठी रही। मैंने ध्यान दिया तो दरवाजे के पास किसी के होने का एहसास हुआ। ऊंची आवाज़ में दुर्गा ने कहा, कौन है? उठकर फौरन दरवाजे के पास पहुंच गई। चीख कर बोली, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा था उठने के लिए? माँ डरी आवाज़ में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ अपने आप साफ था। यह लड़की जो शादी के लिए तैयार नहीं होती, बाहर न जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती है, एक लड़के के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही है? सहारा देकर माँ को दुर्गा ने फिर बिस्तर पर लिटा दिया। लौटी तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। लगा कि रुआंसी हो गई है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप चाय पीता रहा। लंबी खामोशी के बाद अचानक दुर्गा ने बोलना शुरू कर दिया, भाई शर्मा, मेरी एक प्रॉब्लम है। तुम परीक्षा, मार्क्स, सर्विस वगैरह की बात करते हो, मुझे किसी चीज़ में कोई सेंस नहीं दिखाई देता है, किसी चीज़ में फेथ नहीं होता, सब कुछ फालतू लगता है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती मुझसे। आखिर क्या होगा इस नाटक से? किसी चीज़ पर श्रद्धा हो, विश्वास हो तो अपना जीवन भी ठीक लगेगा, जिंदा रहने के लिए कोई डायरेक्शन मिलेगी। मुझे लगा कि इस समय दुर्गा बहुत तकलीफ़ में है, मुझे कुछ ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन फिर यह भी लगा कि मैं कुछ भी कहूँ मुझे खुद ही फालतू मालूम होगा। फिर भी मैं बोला, हर एक को एक शुरुआत करनी पड़ती है, इसके बाद चीज़ों में सेंस अपने आप दिखाई पड़ता है। तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी सर्विस के लिए डिग्री की ज़रूरत तो पड़ेगी। दुर्गा ने एक ठंडी सांस छोड़ी।
मैं चुप हो गया, जैसे यह बात बहस के काबिल ही नहीं थी। शाम हो चली थी, हम लोग बाहर निकल आए। उन्हीं गंदे रास्तों पर, उन्हीं गंदी नालियों के बीच जब हमने चुपचाप चलना शुरू कर दिया तो अचानक दुर्गा बोली, देखो भाई शर्मा, सब कुछ अब पीछे छूट रहा है। मैं साफ देख रही हूँ, इससे चिपट कर रहने में कोई मतलब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कह रही है, किससे कह रही है, यहाँ है या कहीं और पहुँच गई है। तभी बोली, नहीं, मैं अपनी माँ की बात सोच रही थी। यह सब खत्म हो रहा है शर्मा, माँ को तो मरना ही है, मगर उन्हें मिला क्या? सारी जिंदगी की दुख तकलीफ का फल क्या मिला? वही दुख, वही तकलीफ, और अब मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ूं। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसे इस लड़की को समझाऊं। यहाँ चारों तरफ बेकार छोकरे घूम रहे थे, कुछ एक पुलिया पर बैठे फप्तियाँ कस रहे थे। मुझे लगा कि पूरी बस्ती आवारा गुंडों से भरी हुई है और मुझे जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। दुर्गा पर ताज्जुब हुआ कि अकेले यहाँ कैसे रह लेती है। उस दिन के बाद कई दिनों तक दुर्गा से मुलाकात नहीं हुई। इधर परीक्षाओं की तारीख आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। इस शहर से मुझे कुछ ज़्यादा ही नफरत होने लगी थी। इसका छोटापन मेरे लिए दिन दिन बड़ा होता जाता था। बड़े बड़े शहरों में लोग तेज रफ्तार से भाग रहे थे, दुनिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस शहर में कहीं कुछ नहीं हो रहा था। लोगों के पास बहुत समय था, किसी को कहीं किसी बात की जल्दी नहीं थी। सिर्फ मौसम बदल रहा था, हवाएं कुछ तेज हो गई थी। धूल और मिट्टी के गुबार लेकर कभी कभी अंधड़ उठने लगे थे। दोपहर गर्म होने लगी थी। इसी समय एक खास बात हो गई। बढ़ी हुई फीस का मामला तूल पकड़ गया। खबर आई कि पास के बड़े शहर में विद्यार्थियों का आंदोलन बेकाबू हो गया। पुलिस और विद्यार्थियों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई। इन खबरों को सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। डर लगने लगा कि कहीं परीक्षाएं न रोक दी जाएं। विदेश जाने का मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। हमारे यहाँ भी यूनियनों की पैम्फलेटबाजी, पोस्टरबाजी शुरू हो गई थी। विद्यार्थियों को बगावत के लिए खुलेआम भड़काया जा रहा था। कॉलेज कैंपस में सीआईडी और सादी वर्दी वाले लोग घूमने लगे थे। विद्यार्थियों के लीडर पता नहीं कहाँ लापता हो गए थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। फिर भी मैंने लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिया था। एकाग्रचित्त से पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक सिर उठाया तो दुर्गा मेज के सामने खड़ी थी। वही धूल भरा परेशान चेहरा। फुसफुसाकर उसने कहा, जरा बाहर आओ ना। मेजों पर से आंख उठाकर लड़के लड़कियों ने हमें देखना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश था। किताबें कापियाँ फौरन बंद कर दी। बाहर आते ही दुर्गा ने कहा, शर्मा, तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? वहाँ यूनिवर्सिटी में एसआरपी लगा दी गई है। मुझे जैसा धक्का लगा। जैसे हाँफते हुए दुर्गा ने कहा, पुलिस अफसरों ने हॉस्टल में घुसकर लड़कों को बुरी तरह मारा है। यहाँ गुप्ता, ओझा और राय के नाम वारंट कट गए हैं। मैंने जैसे खुश होकर कहा, अच्छा हुआ, इन लोगों के साथ यही सलूक करना चाहिए। साले बड़े नेता बने घूमते हैं, कुछ ख्याल ही नहीं करते कि किसका क्या नुकसान कर रहे हैं। दुर्गा के चेहरे पर कई रंग एक साथ आए और चले गए। तब अचानक तमतमा कर उसने कहा, एक लड़का वहीं मर गया। एक ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। अचानक गंभीर होकर मैंने कहा, हम लोग अपनी अपनी चिंताएं करें, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। सबकी चिंता करने का नाटक मैं नहीं करना चाहता। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर बोली, नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ और ही सोच कर आई थी। मैं चलती हूँ। वह चलने लगी तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा। जोर देकर मैंने कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम मेरे पास क्यों आई थी? तमतमाए हुए चेहरे को मेरी तरफ उठाकर उसने कहा, शर्मा, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। कैसे परीक्षा हो, रिजल्ट निकले और तुम अमेरिका, इंग्लैंड जाकर बड़े आदमी बन जाओ। मैंने ढिठाई से कहा, क्यों नहीं? अगर मुझ में काबिलियत है, ज़बरदस्त टैलेंट है, तो मुझे बड़ा आदमी क्यों नहीं बनना चाहिए? उसके चेहरे पर नफरत का भाव आ गया, जैसे वह मेरे सामने ही थूक देगी। बोली, जैसे ये बड़े आदमी हैं, ये कांग्रेसी नेता, ये मिनिस्टर, ये बड़े बड़े अफसर, ठेकेदार, कॉलेज चलाने वाले, ट्रस्टी, थू है ऐसा बड़प्पन पर। मुझे लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है। मैंने कहा, जो लोग खुद कुछ नहीं बन सकते वे ऐसी ही बातें करते हैं। चलते चलते वह रुक गई। उसी नफरत के साथ उसने कहा, क्यों नहीं बन सकते? कमीना, करप्ट, अपना घर भरने वाला, ये मोटी मोटी किताबें, ये पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इससे सारा ज्ञान, यह सब इसलिए है कि आदमी स्वार्थी बन जाए, करियर की बात सोचे, दौलत कमाने के तरीके तलाश करे। लात मारनी चाहिए ऐसे कुछ बनने को। घूमकर तेजी से चली गई। मैं वहीं खड़ा ताकता रह गया। दुर्गा का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। लगा कि यही दुर्गा का असली रूप है। यह मैंने अब तक क्यों नहीं देखा था? उसने एक बार फिर मुझे नीचे, बहुत नीचे फेंक दिया था। वहीं खड़ा रह गया। कुछ दूर पर दो सिपाही एक रिक्शे वाले को पीट रहे थे। रिक्शा वाला गिड़गिड़ा कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले लोगों की भीड़ की तरफ भी बेंत फटकार रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ से हट गया। यह क्या हो गया? दुर्गा कहाँ से कहाँ पहुँच गई? रात में मैं सो नहीं सका। रूसो, वाल्तेयर, मांतेस्क्यू के नोट्स मेज पर वैसे ही पड़े रह गए।
अगली सुबह कहीं जाने का मन नहीं हुआ। क्यों आई थी दुर्गा मेरे पास? जरूर कुछ चाहती थी, शायद ओझा, गुप्ता, राय वगैरह अंडरग्राउंड लड़कों के लिए कोई मदद चाहती थी। दोपहर जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो सनसनी और बढ़ गई थी। चारों तरफ हथियार बंद पुलिस का घेरा पड़ा हुआ था। हर आते जाते को शक की निगाहों से देखा जा रहा था। अंदर पहुंचा तो हाल सुनकर सन्न रह गया। विद्यार्थियों के छोटे छोटे गुट यहाँ वहाँ फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। कुछ अंडरग्राउंड लड़कों को लड़कियों ने अपने हॉस्टल में छिपा लिया था। पुलिस लड़कियों के हॉस्टल में घुस गई थी। वहाँ जो कुछ हुआ उसका हाल सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने लड़कियों के साथ खूब मनमानी की थी। इंस्पेक्टर तिवारी का नाम बार बार लिया जा रहा था। रीडिंग हॉल में किताब खोलकर बैठ तो गया, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। बार बार यही सोचता था कि इस समय दुर्गा कहाँ है, क्या कर रही है। साफ था कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन मैं दुर्गा के बारे में ही सोच रहा था। शाम जब घर की तरफ रवाना हुआ तो माहौल कुछ और ही दिखाई दिया। इस छोटे से बेजान शहर में जैसे जान आ गई थी। चौराहे पर विद्यार्थियों की एक भीड़ जमा हो गई थी। हर जगह लड़कियों के हॉस्टल की बात चल रही थी। लोगों का कहना था कि इंस्पेक्टर तिवारी और कुछ कांस्टेबलों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। लड़कों के तेवर बदले हुए थे, पता नहीं क्या कर डालेंगे। आगे आया तो पान के ठेलों, लुक्कड़ों और चाय की दुकानों पर हर तरह के लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। मुझे लगा कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। ये लोग तो हमेशा सुस्त, उदास, खामोश दिखाई देते थे। इनमें तो कोई जान ही नहीं होती थी। घर आया तो माँ और पापा इंतजार कर रहे थे। दिवाकर मामा भी आए हुए थे। सब लोग डरे हुए थे। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, सीधा अपने कमरे में चला गया। रात जब खाने पर मेरी बुलाहट हुई तो मालूम पड़ा कि कस्बे की हालत सचमुच खतरनाक हो गई है। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें कर रहे हैं। फिर भी मुझे पता चल गया, 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। दोनों मिशन के अस्पताल में पड़ी हैं। खबरों को बहुत दबाया गया था, फिर भी फैल गई। दोनों लड़कियां ईसाई हैं, मगर कस्बे की हवा ऐसी है कि न कोई हिंदू रह गया है, न मुसलमान, न ईसाई, न सिख। मैं जब खाना खा रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। न मुझे नमकीन समझ में आ रहा था, न मीठा। रात भी इसी तरह गुजर गई। बार बार लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसके बीच किसी न किसी रूप में कहीं दुर्गा भी शामिल है। क्या हो गया? जिंदगी का जो सेंस खो गया था उसे मिल गया है। जो सब कुछ पीछे छूट रहा था उसे खुद ही पीछे फेंक कर दुर्गा आगे निकल गई है। अगले दिन घर के लोगों ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। देबू मामा ने चलते वक्त कहा, क्या होगा कॉलेज जाकर, परीक्षा वरीक्षा तो अब होने से रही। मैं तुम्हारे लिए एक और प्लान बना रहा हूँ, बम्बई चले जाओ। विजिटर बनाकर मैं तुम्हें स्टेटस भेज दूंगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मेरे मन में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं जागी। मूड बहुत ख़राब हो रहा था। मौसम बदल रहा था। लगता था हमारे छोटे से शहर की हवाएं कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई हैं। कस्बे में चारों तरफ पुलिस की गार्डें गश्त लगा रही थी। मिशन अस्पताल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर त्रिपाठी पक्के कांग्रेसी हैं। नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को बार बार समझा रहे थे कि सब लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाएं, अस्पताल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। ईसाई लड़कियों के साथ अगर कुछ हो गया है तो हिंदुओं मुसलमानों को इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत। ईसाई लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, उनके साथ यह सब होता ही रहता है। मैं हैरान था। ये वही त्रिपाठी हैं जो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की बातें करते रहते हैं, मगर इधर क्रिश्चियन चर्च भी सरकार के साथ हो गया था। विद्यार्थियों से अपील कर रहा था कि वे सरकार का साथ दें। इसके बावजूद विद्यार्थी लोग क्लास में जाने के मूड में नहीं थे। हर तरफ अफवाहें गर्म हो रही थीं। लोग यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। हर आदमी जान लेना चाहता था कि सच में क्या है। हर तरफ सादी पोशाक वाले घूम रहे थे। कौन क्या है कहना मुश्किल है। होठों पर उंगली रखो, एक दूसरे को चुप रहने का इशारा करो। दीवारों के भी कान होते हैं। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। मेरे दिल में दहशत सी हो रही थी। पता नहीं क्या होने वाला है। इसी समय मैंने देखा कि दुर्गा तेजी से एक तरफ चली जा रही थी। इस दहशत के बीच अचानक बहुत खुशी हुई। मैं दौड़कर दुर्गा के पास पहुंच गया। उसके हाथों में किताबों का बैग था। मैंने कहा, क्या हाल है दुर्गा, तुम यह क्या लाइब्रेरी जा रही हो? मुझे देखकर दुर्गा जैसे अचकचा गई, मगर उसने चलना बंद नहीं किया। चलते चलते ही बोली, हाँ लाइब्रेरी जा रही हूँ। मैंने कहा, मगर क्यों, परीक्षा तो होगी नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और भी तेजी से चलने लगी। मुझे लगा कि यह दुर्गा को आखिर हो क्या गया है, बोलती क्यों नहीं। मैं भी उसी तरह तेजी से साथ साथ चलता रहा। बोला, तुम्हारी माँ अब कैसी है? जैसे टालने के लिए उसने कहा कि ठीक है। यह इसे हो क्या गया है, नाराज़ है? पहले भी नाराज़ होती थी, मगर चुप कभी नहीं रहती थी। डांटना और बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? वह चुपचाप उसी तरह चलती रही। मैंने कहा, नाराज़ हो तो बोल दो, मालूम हो जाए कि नाराज़ हो। पहली बार खुलकर उसने कहा, तुम अभी जाओ शर्मा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अचानक मुझे लगा कि दुर्गा होशियारी से चारों तरफ ताकती चली जा रही है। मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोग
मेन गेट पर आ गए थे। दुर्गा जल्दी से निकल जाना चाहती थी। तभी सादी पोशाक वाले दो आदमी वहां आ गए। दुर्गा का चेहरा सख्त हो गया। एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कड़ी आवाज में दुर्गा ने कहा, लाइब्रेरी में। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दूसरा बोला, बैग में क्या है? और भी कड़ी आवाज में दुर्गा ने कहा, मेरी किताबें हैं। क्यों? वह तेजी से जाने लगी। सादी पोशाक वाली पुलिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसमें से लंबे वाले ने लपक कर दुर्गा की बांह पकड़ ली। मैं घबरा गया। ठिगना वाला चिल्लाया, भागती कहाँ है? खोल, तेरे बैग में क्या है? इस समय मुझे दुर्गा की चीख सुनाई दी। इसके बाद बैग के लिए छीना झपटी और खींचतान शुरू हो गई। दुर्गा ने बैग को कसकर पकड़ लिया था, लगातार चीख रही थी। रीमा सतना के हट्टे कट्टे पुलिस वाले बैग छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुर्गा की चुन्नी अलग जा गिरी थी, कमीज का फटना शुरू हो गया था, सलवार के पांचे लथपथ हुए जा रहे थे। और भी पुलिस वाले आ गए थे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मेरा दिल धड़क रहा था, जबान तालू से चिपक रही थी, घिघी सी बंधी जा रही थी। दुर्गा चीख रही थी, साले कुत्ते कमीने, छोड़ 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 मुझे। लंबा वाला चीख रहा था, मार साली को, मार, छोड़ मत, रंडी है यहाँ की, और लगा और लगा। दुर्गा भीड़ में चारों तरफ देख रही थी, शायद मुझे ढूंढ रही थी। मैं कहाँ हूँ? एक बार लगा आगे बढ़ूँ, दुर्गा के लिए पुलिस से लड़ जाऊँ, लेकिन पुलिस से झगड़ा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? पापा और देबू मामा और तमाम लोग, और मेरी ज़िंदगी, सुनहरा भविष्य। मैंने भीड़ में पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। मैं वहाँ नहीं था जहाँ पहले था। लेकिन इसी समय दुर्गा ने अचानक बैग का मुंह खोलकर उमड़ती हुई भीड़ की तरफ घुमा दिया। बड़े बड़े अक्षरों में छपे पर्चे चारों तरफ उड़ने लगे। डोरा सिंह की अस्पताल में मौत, लीला अब भी खतरे में, इंस्पेक्टर तिवारी और कांस्टेबलों के तबादले की कोशिश, सरकार खबरें दबा रही है, 5 बजे शाम कोतवाली पर बेधड़क मोर्चा, धारा 144 तोड़िए, लाखों की तादाद में शामिल होइए, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। अचानक बहुत से वर्दी वाले आ गए, दुर्गा पर टूट पड़े। कुछ वर्दी वाले लोगों से पर्चे छीनने में लग गए, कुछ फैले हुए पर्चे बटोरने में लग गए। पुलिस की एक लारी भी आ गई। भीड़ की कोई सीमा नहीं थी। जहां मैं था वहां से सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। दुर्गा कहाँ खो गई पता नहीं चला। शोर भी बहुत हो रहा था। दुर्गा की चीखों का सुनाई देना भी बंद हो गया था। लारी को लगातार रिवर्स किया जा रहा था। एक जगह उसे रोक दिया गया। तब मैंने पल भर के लिए दुर्गा की झलक देखी। उसकी कमीज फट गई थी, उघड़ा जिस्म कई जगह दिखाई दे रहा था, बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, चेहरे का बुरा हाल हो गया था। किसी ने धक्का देकर उसे लारी के फुटबोर्ड पर चढ़ाया। पल भर के लिए उसने चारों तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? मैं कहीं नहीं था। किसी ने एक और धक्का दिया, वह लारी के अंदर हो गई। 2 अफसर चढ़े, दरवाज़ा बंद हो गया। लारी तेजी से रवाना हो गई। वर्दी वालों ने अब भीड़ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। गालियों की बौछार शुरू हो गई। मैं चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सका। यह क्या हो गया? जंगल, पहाड़, मौसम, छोटी लाइन का स्टेशन। कौन से गहरे गड्ढे में फेंक दिया है दुर्गा ने मुझे? मैं कभी ऊपर नहीं आ सकता। अपना मुंह उसे कभी नहीं दिखा सकता। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर सकता? ये रूसो, वाल्तेयर, हॉब्स, लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कौन लोग आए थे जो रटा कर चले गए? इसी घमंड को लेकर हमने सिर ऊपर उठाया कि हमने सब कुछ रट लिया है जो दूसरों को याद नहीं, हमें याद है। घमंड के पर्दे में कायरता और कमीनेपन को पालते चले गए, गिरते चले गए, मगर मानते गए कि ऊपर उठ रहे हैं। यह ऊंचाई है जहां हम चीखते हुए लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, भीड़ में खड़े होकर तमाशा देखते हैं, अपनी ऊंचाई का अभिमान लेकर जिंदा रहते हैं। बहुत देर तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। कुछ पर्चे अब भी लोगों के पास थे। 5, 7, 10 लोगों के गिरोह एक साथ पढ़ते थे, फिर गिने चुने पर्चों को आगे बढ़ाकर कहीं और चले जाते थे। हर जगह सनसनी थी, कस्बा खामोश था। स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं थी। छोटी लाइन की मालगाड़ी की खुली हुई वैगनों में जंगली लकड़े के लट्ठ दिखाई दे रहे थे। बाहर की रेड़ियां और हाथ गाड़ियां गायब हो गई थी। जहां लोग थे, चुप थे। इस चुप्पी से मुझे डर लग रहा था। लगता था सारी खामोश हवाएं जानती हैं कि मैं कितना कायर, कितना छोटा आदमी हूँ। कोई कोना नहीं है जहां अपना मुंह छुपा सकूं। मैं घर लौट आया। देबू मामा अब तक नहीं लौटे थे। पापा भी बाहर ही थे। नौकर ने आकर बताया कि मिशन अस्पताल के बाहर बहुत भीड़ जमा है, लोग आते जा रहे हैं, हुजूम बढ़ता जा रहा है। खबर है कि दूसरी लड़की भी मर गई। कॉलेज के छोकरे पागल हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर डालेंगे। घंटे भर बाद पापा का फ़ोन आया, सुनील घर पहुंचा है कि नहीं? शहर की हालत बहुत ख़राब है। जब लीला मरी तो इंस्पेक्टर तिवारी और कुछ कांस्टेबल मिशन अस्पताल में ही थे। डेथ सर्टिफिकेट बदलवाने की कोशिश की जा रही थी। स्टूडेंट्स को मालूम हो गया था, तिवारी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। डॉक्टरों ने पुलिस वालों को एम्बुलेंस में भगा दिया। सुनील को घर से बाहर निकलने मत देना। मम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समझाया, सुनील
बेटा घर से बाहर मत जाना। अच्छा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला आया। जब शाम हो गई, पापा और देबू मामा साथ साथ आए। उनके बदहवास चेहरे घबराहट से पीले पड़ गए थे। शहर में कर्फ्यू लग गया है। लड़कों ने कोतवाली में आग लगा दी। एसआरपी पहुंच गई है। जगह जगह गश्त लगा दी गई है। मम्मी आजकल के लड़कों को कोसने लगी। पापा ने सिर्फ इतना कहा कि बड़े शहरों की हवा अब हमारे कस्बे में भी आ गई है। उन्हें चिंता हो रही थी कि जंगल का जो ठेका उन्होंने हाल ही में लिया है उसमें कहीं कोई रुकावट ना आ जाए। मगर देबू मामा कुछ और ही सोच रहे थे। रात जब खाने की मेज़ पर मेरा बुलावा हुआ तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। बारी बारी सभी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सभी ने पूछा कि क्या बात है। मैंने बार बार यही कहा कि कोई बात नहीं है, बस जी अच्छा नहीं है। सभी को मेरी फिक्र हो रही थी। एक पल के लिए भी मैं सो नहीं सका। मेज़ पर पड़ी किताबों कापियों की तरफ देखने का मन नहीं होता था। लेकिन अगली दोपहर खाने की मेज़ पर सबके साथ शामिल हो गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आज की खबर और भी खराब थी। कोतवाली को जो आग लगाई गई थी उसमें कुछ हवालाती जल गए थे, कुछ भाग गए थे। चारों तरफ सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। हल्के से शक पर पुलिस पकड़ लेती थी। जब दुर्गा को पर्चों के साथ पकड़ा गया था, मैं भी उसके साथ था। बहुत से लोगों ने हम दोनों को साथ साथ देखा था। पापा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मम्मी रोने लगीं। ये सारी खबरें देबू मामा लाए थे। मेज़ पर सन्नाटा छा गया था। लोगों ने खाना बंद कर दिया था, मगर मैं उसी तरह चुपचाप खाना खाता रहा। बड़ी देर बाद पापा ने कहा, तो फिर पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? देबू मामा के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। बोले, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। टाइम बहुत बुरा है, हम किसी को कुछ समझा भी नहीं सकते। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। अचानक देबू मामा बोले, इस समय यहाँ से हट जाना ही अच्छा है। वैसे भी परीक्षा वरीक्षा अब कुछ होगी नहीं। यहाँ पड़े रहने में कोई फ़ायदा नहीं। तुरंत हट जाने से खतरा टल जाएगा। मेरे हाथ कुछ ढीले पड़ गए। मामा बोले, बम्बई में ही आगे का कुछ रास्ता निकलेगा। कल सुबह, बल्कि आज शाम ही मैं सुनील को लेकर निकल जाता हूँ। रुकने में खतरा हो सकता है। पुलिस पागल हो रही है। मैंने खाना बंद कर दिया। उठकर बेसिन पर हाथ धोने लगा। मम्मी ने कहा, क्या हुआ, खाना क्यों छोड़ दिया? अचानक, पता नहीं कैसे। मैंने कहा, मैं बम्बई फम्बई नहीं, कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। पुलिस पकड़ती है तो पकड़ ले। कमरे में सन्नाटा छा गया। मम्मी ने कहा, पागल हो गया है तू? डॉक्टर पापा बोले, क्या हो गया है तुमको? कल तक तो तुम एक पाँव पर तैयार थे बम्बई जाने के लिए। जैसे चीख कर मैंने कहा, मगर अब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। दोबारा मुझसे कहना मत बम्बई जाने के लिए। अब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था यह मुझे हो क्या गया है। मैं फौरन अपने कमरे में पहुंच जाना चाहता था कि गंभीर आवाज़ में देबू मामा ने पूछा, सुनील, तुम भी इन लोगों में शामिल हो? और भी जोर से चीख कर मैंने कहा, नहीं, मैं इन लोगों में शामिल नहीं हूँ। शायद हो भी नहीं सकता। आगे वही सब करता रहूँगा जो अब तक करता रहा हूँ। यही जीवन बिताता रहूँगा। लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। सब लोग ताज्जुब से मेरी तरफ देख रहे थे। पैर पटकता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा मैंने ज़ोर से बंद कर लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।